आओ बच्चों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। और क्वेश्चन आपका है, प्राकृतिक वर्ण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हमें किसके बारे में बताना है कि इसका जो प्राकृतिक वर्ण है इसके बारे में हमें अध्ययन करना है कि प्रकृति किस प्रकार से चयन करती है, यह सिद्धांत कैसे प्रस्तुत किया गया, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक लेमार्कवाद फ्रांस के जीव वैज्ञानिक थे। लेमार्कवाद कहाँ के थे? फ्रांस के थे, एक जीव वैज्ञानिक थे जिनकी बैटिस्ट डी लेमार्क ने जैव विकास परिकल्पना को स्पष्ट करने हेतु प्रथम महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो जैव विकास की जो परिकल्पना थी, इसको प्रस्तुत करने के लिए उस लेमार्क ने एक प्रथम सिद्धांत क्या किया गया? प्रस्तुत किया, जिसे लेमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि लेमार्क ने जैव विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको लेमार्क का सिद्धांत या फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी कि उपार्जित लक्षणों की जो अर्जित किए गए लक्षण है, उनकी वंशागति किस प्रकार से हुई, और इसी नाम पे इसका सिद्धांत का नाम क्या रखा गया? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लेमार्क के द्वारा दिया गया था। आगे बात करें, यह सिद्धांत 1809 में लेमार्क की एक पुस्तक थी जिसका नाम था फिलोसफी जूलॉजिक। जिसका नाम क्या था? फिलोसफी जूलॉजिक। जिसमें क्या हुआ? यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, यानी कि प्रकाशित हुआ। तो लेमार्क ने 1809 में जो पुस्तक थी फिलोसफी जूलॉजिक, इसमें अपने सिद्धांत को क्या किया? प्रकाशित किया। और इस सिद्धांत की कितनी मूल अवधारणा है? 4 मूल अवधारणाएं। कितनी मूल अवधारणा थी? 4 मूल अवधारणा थी। क्या क्या मूल अवधारणा थी, समझते हैं। लेमार्क का जो सिद्धांत था, लेमार्कवाद का, इस सिद्धांत में सबसे पहले बताया गया कि बड़े होने की प्रवृत्ति, इस धारणा के अनुसार जो बड़े होने की प्रवृत्ति है, यह सिद्धांत का फर्स्ट पॉइंट था। इसमें क्या बताया गया है कि इस धारणा के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित निरंतर परिवर्तनशील वातावरणीय दशाओं के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने हेतु जीव शरीर तथा उसके अंगों के आकार में वृद्धि की संभाविक प्रवृत्ति होती है। यानी कि यह सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे आप किसी भी जीव को उस वातावरण के अनुसार अनुकूलन रहने के लिए या स्वयं को अनुकूल करने के लिए वह क्या करता है? उसके शरीर में लगातार क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है। उसके शरीर में लगातार क्या होते रहते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं। और आकार में ये वृद्धि होना एक प्रकार की कौन सी प्रवृत्ति है? स्वाभाविक प्रवृत्ति मानी जाती है। तो ये आपके सिद्धांत की प्रथम मूल अवधारणा थी, जो वृद्धि के संदर्भ में प्रस्तुत की गई। दूसरी अवधारणा है वातावरण का सीधा प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। यानी कि वातावरण का डायरेक्ट किसी जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे संबंधित अवधारणा प्रस्तुत की गई। ये बताया गया है इसमें कि प्रत्येक जीव पर वातावरण का बिल्कुल डायरेक्ट यानी कि सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसकी संरचना और स्वभाव में परिवर्तन भी आता है। लेमार्क के अनुसार पादपों में यह प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, यानी कि डायरेक्ट उस जीव पर वातावरण का क्या होता है? प्रभाव देखने को मिलता है। जबकि प्राणियों पर यह प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से तथा उनके तंत्र के माध्यम से पड़ता है। पादपों पे तो जैसा आपने देखा कि मरुस्थलीय पादप अलग होते हैं, शीतोष्ण पादप अलग होते हैं, मरुद्भिद पादप अलग होते हैं, तो डायरेक्ट उनके अनुकूलन भी अलग होते हैं। तो डायरेक्ट उनका इफेक्ट जो पड़ता है वह प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है पादपों पर, लेकिन मानव पर जो इसका वातावरण का प्रभाव पड़ता है वह इनडायरेक्ट पड़ता है, अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है और उनके तंत्र के माध्यम से पड़ता है। आगे बात करें, तीसरा जो आपके इस लेमार्कवाद से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव। तीसरे नंबर का जो आपके अवधारणा प्रस्तुत की गई, 4 अवधारणा में
पहली थी वृद्धि वाली, वृद्धि को प्रेक्षित करती है। दूसरी थी वातावरण का डायरेक्ट प्रभाव कैसे पड़ता है। और तीसरा था अंगों के उपयोग व अनुपयोग का प्रभाव। यानी कि यह सिद्धांत, ये अवधारणा यह प्रस्तुत करती है कि जिस अंग का उपयोग ज़्यादा किया जाता है वह वृद्धि करता है, और जिस अंग का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता वह धीरे 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 क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। जैसे पहले सांप के पैर पाए जाते थे, लेकिन वह जब बिल में प्रवेश करता था तो उसके पैर उसमें उलझन उत्पन्न करते थे, तो उनका उपयोग वह नहीं कर पाता था। तो आज जो वर्तमान में सांप पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स, उनके धीरे धीरे वो अंगों का उपयोग नहीं करने के कारण वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो ऐसे मानव में भी कई प्रकार के अवशेषीय अंग है जो समय आने पर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि अंगों के उपयोग व अनुपयोग का प्रभाव, यानी कि ये क्या कहता है कि वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप जीवधारी अपने अंगों का उपयोग या अनुपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित हो जाते हैं तथा इसके विपरीत उपयोग में न आने वाले अंग धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और अंत में क्या हो जाएंगे, वो लुप्त हो जाएंगे और कभी कभी अवशेषीय अंगों के रूप में भी पाए जाते हैं। तो इससे सिंपल सा निष्कर्ष निकलता है कि जिन अंगों का आप उपयोग करोगे उसमें वृद्धि होगी, और जिनका नहीं करोगे वह क्या हो जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी। 4th नंबर की अवधारणा थी इसकी उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित यानी होता है अर्जित, एक्वायर्ड करना। अगर जो वातावरण से हम जो लक्षण एक्वायर्ड करते हैं, लक्षण को ग्रहण करते हैं, उनकी वंशागति के संदर्भ में यह कथन कहा गया है कि क्या कहा है कि जीवों में वातावरण के सीधे प्रभाव व अंगों के उपयोग व अनुपयोग से प्रकट होने वाले परिवर्तनीय लक्षणों को उपार्जित लक्षण कहते हैं। यानी कि वातावरण से या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है, जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं, उन्हें कौन से लक्षण कहते हैं, उपार्जित लक्षण कहते हैं। और ये उपार्जित लक्षणों की वंशागत होकर संतानों में भी पहुंच जाते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं और धीरे धीरे क्या बन जाती है, नई प्रजाति का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से उपार्जित लक्षणों में क्या प्रस्तुत की गई, वंशागति पाई जाती है। तो लेमार्कवाद की ये 4 अवधारणाएं थी, वृद्धि से संबंधित, 2nd नंबर की थी आपके वातावरण से संबंधित, 3rd नंबर की थी अंगों के उपयोग व अनुपयोग से संबंधित, और 4th नंबर की थी आपके उपार्जित लक्षणों की वंशागति से संबंधित। तो ये चारों हमने लेमार्कवाद से संबंधित मूल अवधारणाओं के बारे में अध्ययन किया। अब देखते हैं लेमार्क के क्या क्या प्रमाण प्राप्त हुए। लेमार्क ने अपने उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के पक्ष में बहुचर्चित उदाहरण, जैसे कि एक उदाहरण प्रस्तुत किया, कौन सा, जिराफ की गर्दन का। क्योंकि आपको पता है कि जिराफ की जो अभी की जो वर्तमान संरचना है, पहले के समय में जिराफ इस तरीके से दिखाई नहीं देते थे। पहले के समय में पेड़ पौधों का आकार भी छोटा होता था, तो वह क्या करते थे, आसानी से भोजन प्राप्त कर लेते थे। जैसे वातावरणीय परिवर्तन हुए, पेड़ पौधों का आकार बढ़ता गया और उन्हें भोजन को ग्रहण करने के लिए अपने आगे के पैरों और गर्दन का ज़्यादा उपयोग करना पड़ा। तो उन अंगों का, जिन अंगों का उपयोग वो ज़्यादा करते हैं, वह आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते वह क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, और जिनका उपयोग नहीं करते हैं वह अल्प विकसित रह जाते हैं। लेमार्क के प्रमाण की बात, ठीक है। लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के पक्ष में बहुचर्चित एक उदाहरण था अफ्रीकी जिराफ की गर्दन का लंबा होना और सर्पों के पाद का विलुप्त होना और बतख के पैरों का जलायुक्त होना के संबंधित करके प्रस्तुत किया गया। तो इस तरीके से ये एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसने बताया कि अफ्रीका में जैसे जिराफ की गर्दन, जैसे मैंने आपको उदाहरण से समझाया कि पहले छोटे जिराफ होते थे, उनको भोजन की आवश्यकता नहीं, उसी इस अकॉर्डिंग वह अपने अनुकूल हो जाते थे। जैसे जैसे वृद्धि होती गई वह आकार में बड़े होते गए और उनके आगे की गर्दन और आगे के पैर कैसे होते गए, लंबे होते गए। तो इस तरीके से लेमार्क के प्रमाण प्रस्तुत किए गए। लेमार्क की आलोचना कब की गई? लेमार्क की आलोचना
1809 में लेमार्कवाद के प्रकाशित होने के बाद अनेक वैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना की, जिसमें नाम देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजमान, एक जर्मन वैज्ञानिक था, चूहों पर अनुसंधान किया। और बिजमान ने क्या किया, एक प्रयोग किया। बिजमान ने कहा कि अगर उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है तो उसने बताया कि चूहों की पूंछ को बार बार काटता गया, लेकिन जब भी नई संतति का निर्माण हुआ सभी संततियों में क्या उपलब्ध थी, पूंछ उपलब्ध थी। तो इसने लेमार्कवाद की क्या की थी, आलोचना की थी कि उन्होंने बताया जैसे कि चूहों पर अनुसंधान किया, बिजमान चूहों की पूंछ को निरंतर 21 पीढ़ियों तक काटते रहे, लेकिन चूहों की पूंछ की लंबाई कम नहीं हुई। यानी कि पुनः जब भी नई संतति का निर्माण हुआ उसमें उसी आकार की, उसी लंबाई की पूंछ का निर्माण हुआ। तो लेमार्क के अनुसार इतनी पीढ़ियों के बाद पूंछ तो क्या हो जानी चाहिए थी, गायब हो जानी चाहिए थी। जैसे कि उपार्जित लक्षणों का हुआ, एक वो हुआ उपयोग और अनुपयोग का उपयोग, उसका हुआ लक्षणों की वो वंशागति का कथन हुआ कि जिस चीज़ का उपयोग करते हैं वह क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती, वो आगे वृद्धि करती है, और जिसका नहीं करते हैं वो क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो ऐसे उसने तो पूंछ काट दी थी चूहे की, तो आने वाली पीढ़ी में चूहे की पूंछ नहीं आना चाहिए थी। लेकिन वापस आपने देखा कि आने वाली पीढ़ी में चूहे की क्या थी, पूंछ थी। तो यह एक प्रकार से बिजमान नामक वैज्ञानिक लेमार्क की क्या करता है, आलोचना करता है। इसी प्रकार लोहार के हाथ की पेशियां बराबर लोहे को पीटते रहने के से क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, किंतु ये लक्षण उनकी संतानों में नहीं आ पाता। इससे सिद्ध होता है कि वातावरण के प्रभाव से शरीर में उत्पन्न हुए उपार्जित लक्षण क्या नहीं होते हैं, वंशागत नहीं होते हैं, वह उसी पीढ़ी तक रहते हैं। यह बताया किसने, बिजमान ने। अर्थात ये किसका खंडन करता है, लेमार्कवाद का खंडन करता है। अर्थात केवल वे ही लक्षण वंशागत होते हैं जो जननी कोशिका को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी कि वातावरण से ग्रहण किए गए लक्षण, उपार्जित लक्षण क्या नहीं होते हैं, स्थानांतरित नहीं होते हैं। और जो होते हैं जननी कोशिकाओं में जो लक्षण प्रभावित करते हैं वही लक्षण क्या करते हैं, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो ये हमने लेमार्कवाद के बारे में पढ़ा और उसका जो खंडन किया गया बिजमान द्वारा उसके बाद पढ़ा। लेमार्कवाद के बाद एक नया समय काल आया जिसे हमने क्या नाम दे दिया, नव लेमार्कवाद। क्या नाम दे दिया, नव लेमार्कवाद। नव लेमार्कवाद की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मूलर तथा अन्य वैज्ञानिकों ने बताया कि अनेक भौतिक एवं रासायनिक शक्तियों के कारण युग्म कोशिकाओं के जीन्स में परिवर्तन आ सकते हैं। अब रासायनिक और भौतिक शक्तियाँ कौन कौन सी है, जैसे एक्सरे किरणें हो गई है ना, कॉस्मिक किरणें हो गई, इनके कारण क्या होता है, कोशिकाओं की जीन्स जो होते हैं उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है, जिससे क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं। क्योंकि जीन बदलेंगे तो विभिन्नताएं डेफिनेट आएगी, क्योंकि एक कारक, एक जो जीन होता है एक क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो टावर पर जैसे कि बताया, टावर का आलू के बीटस पर प्रयोग किस पे किया था इसने, टावर का आलू के बीटस पर प्रयोग किया। सुमनर का चूहों पर प्रयोग। इधर से आदि सभी से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे परिवर्तन जो जनन द्रव्य में होते हैं वही अगली पीढ़ी में पहुंचकर नई जाति उत्पन्न करते हैं। वे परिवर्तन ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे जो कि जनन द्रव्य में उपस्थित होंगे। अर्थात वे परिवर्तन जो जनन द्रव्य में उपस्थित नहीं होते वह अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में अध्ययन किया, लेमार्कवाद के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग बात करेंगे डार्विनवाद। लेमार्क के बाद फिर किसका वैज्ञानिक का नाम आता है, डार्विन का नाम आता है। और डार्विन के समय काल को हम लोग क्या नाम देते हैं, डार्विनवाद। पूरा नाम था इसका चार्ल्स डार्विन। 1859 यानी कि 1859 में इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम पुस्तक थी प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। तो डार्विन ने अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम था प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, उसमें अपने सिद्धांतों की क्या की गई, व्याख्या की गई। तो डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक में अपने सिद्धांतों को क्या किया, प्रस्तुत किया। और इसके सिद्धांतों के अंतर्गत किन मूल अवधारणा को प्रस्तुत किया गया वो हम लोग देखते हैं। तो डार्विन था
1859 में इसकी पुस्तक कौन सी थी? प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, और उसमें ही अपने सिद्धांतों की इसने क्या की गई? व्याख्या करी। और इनकी जो कहते हैं वो क्या कहा इन्होंने, डार्विन ने, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, प्रत्येक जीव में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवों की इन जातियों की आबादी या समष्टि लगभग निश्चित या संतुलित रहती है। सिंपल सा अर्थ निकल के आता है कि प्रत्येक जीव में अपने समान नई जाति या जीव के निर्माण करने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। अर्थात प्रत्येक जीव अपने समान नए जीव का क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है। अर्थात उसमें यह क्षमता उपस्थित होती है। इसको जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अवधारणा लिखी उसने, जीवन संघर्ष की, यानी कि जीवन संघर्ष है। अर्थात ये बोला गया कि जीवन पृथ्वी पर वातावरण में प्रत्येक जीव अपने जीवन को यापन करने के लिए या जीवन को व्यतीत करने के लिए हमेशा क्या करता रहता है? संघर्ष करता रहता है। और जो शक्तिशाली जीव होता है वह अपने जीवन को आसानी से क्या कर सकता है? आगे व्यतीत कर सकता है। और कमज़ोर जो जीव होता है वह धीरे धीरे क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और ये संघर्ष किसके लिए होता है? भोजन, आवास जो होता है, वातावरण, इनके लिए ये संघर्ष आप देखने को मिलता है। जैसे कि सभी जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करते हैं। यह भोजन, आवास और वातावरण के लिए जीवधारियों में जीवन संघर्ष होता है। और सजातीय तथा अंतर्जातीय तथा वातावरणीय हो सकता है। ये सजातीय भी हो सकता है, यानी कि एक जाति के सदस्यों में भी हो सकता है। यह अंतर्जातीय भी हो सकता है, अलग अलग जातियों के सदस्यों में भी हो सकता है। और यह वातावरणीय भी हो सकता है, यानी कि वातावरण के अनुसार भी हो सकता है। आगे तीसरी उसने मूल अवधारणा दी, वह थी विभिन्नता एवं उनकी वंशागति, कि कैसे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और उनकी वंशागति कैसे होती है, इसके बारे में इसको प्रस्तुत किया गया। आगे देखते हैं। देखो, समरूप जुड़वा बच्चों को छोड़कर, जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको छोड़कर एक ही जोड़े से उत्पन्न एक ही जाति के सभी सदस्य कैसे होते हैं? समान नहीं होते हैं। यानी कि केवल जुड़वा बच्चे ही होते हैं जो थोड़ा बिल्कुल, वो भी बिल्कुल क्लियरिटी समान नहीं हो सकते, कुछ माइनर सा अंतर आ ही जाता है। लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं संवेदना के अकॉर्डिंग कि ट्विंस जो होते हैं, ट्विंस लगभग कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो उनको छोड़कर बाकी किसी भी सदस्य में समानता नहीं पाई जाती है। अर्थात इनमें कुछ ना कुछ क्या होती है? विभिन्नताएं पाई जाती है। और विभिन्नताएं लाभदायक भी हो सकती है, बेकार यानी कि हानिकारक भी हो सकती है। लाभदायक विभिन्नता वाले जीवधारी जीवन संघर्ष में सफल हो जाएंगे, जो लाभकारी होगी विभिन्नता, और जो वातावरण के अनुकूल नहीं होंगे वो धीरे धीरे असफल होकर लुप्त हो जाते हैं। अर्थात लाभदायक विभिन्नता ही संतानों में कैसी होती है? वंशानुगत होती है। अर्थात लाभदायक जो आपके विभिन्नता है यह संतानों में आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती है। अब बात करते हैं आगे। फोर्थ अवधारणा क्या प्रस्तुत की गई कि योग्यतम की उत्तरजीविता तथा प्राकृतिक चयन। इसका अर्थ क्या निकलता है कि जो वातावरण में अपनी योग्यता को प्रदर्शित करता है वही जीव है क्या करता है? लंबे समय तक बना रहता है। अन्यथा वो दूसरा जीव जो अपनी योग्यता को वो प्रकृति के अकॉर्डिंग प्रदर्शित नहीं कर पाता, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तो यही बता रखा है, क्योंकि इसमें भी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत होता है कि यदि किसी जाति विशेष के वे जीव जो प्रकृति में सफलतापूर्वक अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और स्वस्थ संतान उत्पन्न करते हैं और अपने वंश और जाति को चलाने में सबसे अधिक सहायक होते हैं, यानी कि वह उस वातावरण के अनुकूल पूर्ण रूपेण होता है, तो वही आपकी कौन सी कहलाती है? योग्यतम की उत्तरजीविता कहलाती है। और डार्विन के अनुसार ऐसे ही योग्यतम जीवों का प्राकृतिक चयन करती है। और इन्हीं जीवों का प्रकृति द्वारा, जो योग्य जीव होते हैं उन्हीं जीवों का प्रकृति द्वारा क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। और लाभदायक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे होते रहते हैं? वंशानुगत होते रहते हैं। तो ये हमने कौन सी अवधारणा पढ़ी? डार्विनवाद की 4th नंबर की अवधारणा।
फिफ्थ अवधारणा क्या कहती है कि वातावरण में निरंतर क्या होते रहते हैं, परिवर्तन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, परिवर्तन पाए जाते हैं, अर्थात जीवधारी निरंतर वातावरण से प्रभावित होते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग वातावरणीय परिवर्तन होते रहते हैं। वातावरणीय दशाओं से प्रभावित होने के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। विभिन्नताओं के कारण जीवधारी स्वयं को वातावरण से अनुकूलित किए रहते हैं, और जो जीवधारी स्वयं को वातावरण के अनुकूलित नहीं कर पाते, जैसे कि मैंने बताया था, जो वातावरण के अनुकूल नहीं होगा, धीरे धीरे वो कैसे हो जाएंगे, लुप्त हो जाते हैं, अर्थात वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इसे डार्विन ने इसे प्राकृतिक चयन तथा हर्बर्ट स्पेंसर जो वैज्ञानिक था उसने बताया योग्यतम की उत्तरजीविता कहा। तो इसका निष्कर्ष यही निकल रहा है कि आप अगर योग्य है, वातावरण के अनुकूल है, तो आप अपनी उत्तरजीविता को प्रदर्शित कर सकते हैं। और यदि आप वातावरण के अनुकूल नहीं है, आपकी योग्यता को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस वातावरण में अपनी स्वयं की उत्तरजीविता को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आप क्या हो जाएंगे, उसमें से लुप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और जो योग्य होंगे वही आगे जाकर नई जाति की क्या करेंगे, उत्पत्ति करते हैं। तो नेक्स्ट अवधारणा कौन सी आती है, नई जाति की उत्पत्ति। डार्विन के अनुसार जीवों की जितनी भी जातियां हैं, सभी प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप क्या हुई है, उत्पन्न हुई है, यानी जिसको प्रकृति ने चयन किया है उसी के बाद नई जाति की क्या हुई है, उत्पत्ति देखने को मिली है। तो इस तरीके से ये हमने लेमार्कवाद और डार्विनवाद दोनों के मध्य हमने डिस्कस किया, और ये आपके अंतर के रूप में हम बता रहे हैं कि लेमार्कवाद और डार्विनवाद का जो सारांश है वो क्या निकल के आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेमार्कवाद की। लेमार्क ने उदाहरण दिया था, जैसे जिराफ के पूर्वज छोटी गर्दन वाले थे, छोटे कद के थे, लेकिन जैसे मैंने उदाहरण बताया, ऊंचे वृक्ष की पत्तियों तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी गर्दन का ऊपर खींचना पड़ता था, तथा वह टांगों को उचकाकर पत्तियों तक पहुंचने का प्रयत्न करते थे, यानी कि वह आगे के पैर और गर्दन का अधिक उपयोग करते थे, इसलिए वह विकसित अधिक हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं लेमार्कवाद में कि जिराफ की संतति में गर्दन की लंबाई पूर्वजों की गर्दन से अधिक थी, यानी कि वर्तमान में जो जिराफ है उसकी गर्दन की लंबाई अपने पूर्वजों से कैसी है, अधिक है। इन्हें भी पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को खींचना पड़ता था, यानी कि पत्तियों तक अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए अपनी गर्दन को क्या करना पड़ता था, खींचना पड़ता था। इस प्रकार गर्दन व टांगों के अत्यधिक उपयोग से इनकी लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी कैसी होती गई, बढ़ती गई, और आधुनिक जिराफ का क्या हो गया, विकास हो गया। और ये जो है लेमार्क प्रत्येक जीव को सक्षम बनाने के क्या था, पक्ष में था। जो लेमार्क था प्रत्येक जीव को एक तरीके से सक्षम के रूप में देखने को पक्ष में था। कौन, लेमार्क, और इसका समयकाल लेमार्कवाद। इसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं डार्विन का, और डार्विन का जो समयकाल कहलाता है डार्विनवाद। तो डार्विन के अनुसार जिराफ के पूर्वजों में गर्दन की लंबाई भिन्न भिन्न थी। ये किसने बताया, लेमार्क ने, कि वो उपयोग कर रहा था इसलिए बड़ी, लेकिन डार्विन क्या कहता है कि उसके जो पूर्वज थे उनमें जो गर्दन की लंबाई थी वो कैसी थी, भिन्न भिन्न थी। तो लंबाई में यह भिन्नता और विभिन्नता के कारण थी, तो यह विभिन्नता की अनुवांशिक थी। तो ये क्या कहता है कि यह विभिन्नता के कारण जो जिराफ की गर्दन थी वह विभिन्नता के कारण क्या है, लंबी है। वह इसका मुख्य कारण ये नहीं है कि वह उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत के नियम की पालना करता है। दूसरा पॉइंट इसने क्या बोला डार्विन ने, कि जीवन संघर्ष में लंबी गर्दन वाले जिराफ अधिक उपयुक्त पाए गए, जबकि जो छोटी गर्दन वाले थे वह लुप्त हो गए, क्योंकि उनको अनुपयोग किया गया, क्योंकि वह धीरे धीरे उपयोग में जो वातावरण है उसमें क्या नहीं थे, वह उसके अनुकूल नहीं थे, तो वह धीरे धीरे क्या हो गए, लुप्त हो गए। और थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है डार्विनवाद की, कि इस प्रकार प्रतियोगिता एवं संघर्ष के फलस्वरूप प्राकृतिक चयन के अनुसार लंबी गर्दन वाले जिराफ ही बचे, तथा शेष क्या हो गए, नष्ट हो गए, यानी कि उनको भोजन मिला इसलिए वह शेष रहे, बाकी नष्ट हो गए। जबकि डार्विन ने बताया कि जो जीव सक्षम होगा वह स्वयं की उत्तरजीवित रह लेगा। अर्थात डार्विन ये सिद्धांत पे नियम प्रस्तुत करता है कि अगर जीव सक्षम है
तो वो अपने आप वातावरण में जीवित रह लेगा, उसके लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो लेमार्क है वह सभी जीवों को सक्षम बनाने के पक्ष में बात करता है। तो इस तरीके से हमने लेमार्कवाद और डार्विनवाद के बारे में डिस्कस किया। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझने में आ गया होगा।